भारत अंग्रेजों के अधीन एक गुलाम देश था, पर सन 1900 के आते आते अंग्रेजों के खिलाफ भारत के लोगों की आवाज मुखर होने लगी। लोगों की आवाज को दबाने के लिए अंग्रेजों ने जहां बंगाल विभाजन जैसे धर्म के आधार पर तोड़ने के कदम उठाए, वहीं रोलेट एक्ट जैसे काले कानून भी पास किए गए। लेकिन गांधी, सुभाष, भगत, अशफाक और बटुकेश्वर का ये देश ना तो टूटा और ना ही हारा। रिजल्ट ये हुआ कि सन 1947 में लाखों भारतीयों की एकजुटता के चलते अंग्रेजों ने घुटने टेक दिए। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. 1947 में देश आजाद हुआ। भारत एक लोकतंत्र बना, जहां लोगों को संवैधानिक दायरे में बोलने, सवाल पूछने और विरोध करने की आजादी मिली। लेकिन साल 2014 के बाद से सवाल पूछने की आजादी पर रोक लगती दिख रही है। भारतीय मीडिया खुल्लम खुल्ला सांप्रदायिक दीवार खड़ी करती है। विकास, सड़क, अस्पताल, स्कूल और महंगाई जैसे मुद्दे टीवी डिबेट्स का हिस्सा बनते ही नहीं हैं, बल्कि भारत के प्रधानमंत्री पिछले 6 सालों में एक बार भी किसी खुली पत्रकार वार्ता में सामने नहीं आए। क्या हमारे प्रधानमंत्री आम खाते हैं? और अगर खाते हैं तो क्या काट के खाते हैं या ऐसे गुठली के साथ खाते हैं? अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? पर्स रखते हैं क्या? बटुआ जिसके अंदर पैसे होते हैं। अगर प्रधानमंत्री से 6 सालों में आम चूसने और बटुआ रखने के तरीके पूछने की बजाय आम बोने वाले किसानों और देश के बटुए की हालत पर सवाल किए जाते तो बेहद अच्छा होता। इतना ही नहीं, जो लोग सवाल करते हैं उन्हें देशद्रोही कह दिया जाता है। प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री नहीं थे, मुख्यमंत्री थे, तो देश के मुद्दों पे बात करते थे। आधार कार्ड के खिलाफ बोलते थे, महंगाई विकास की बात करते थे, प्याज की कीमतों पर जोर से हल्ला बोलते थे, अर्थव्यवस्था के ऊपर आवाज उठाते थे। अब सवाल ये है कि क्या 1947 में मिली आजादी भारत के समाज ने खो दी है? क्या भारत में सत्ता से सवाल देशद्रोह है? क्या न्यायालय को दरकिनार करते हुए लोगों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी NSA जैसे काले कानून लगाना उचित है? गाय तस्करी और बच्चों के अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई करने के मुद्दों पर देशद्रोह के मुकदमे चलते हैं। इससे हमें लड़ना पड़ेगा। और ये भी बता दूं, कोई लड़ाई का मतलब है मारपीट नहीं करनी, डेमोक्रेटिक वे में लड़ना है। सरकार से असहमति, चाहे NRC पर हो या आदिवासियों के अधिकारों पर, अब भारत मूक दर्शक बने सब कुछ ऐसे देखता है मानो कोई सिनेमा हॉल में फिल्म चल रही हो। NSA जैसे काले कानूनों का उपयोग देशद्रोह और देश का माहौल खराब करने वाले लोगों के खिलाफ लगाया जाता है, पर शायद ये लोग भारत की बेहतरी के लिए तत्पर हैं। एक हिंदू का खून बहेगा तो एक हिंदू के खून के बदले आने वाले समय में हम प्रशासन से FIR दर्ज नहीं करवाएंगे, बल्कि कम से कम 10 ऐसे लोगों की हत्या उससे करवाएंगे जो लोग पत्रकारिता अपने निम्नतम स्तर पर आ चुकी है। सत्ता से ना कोई सवाल पूछा जाता और ना ही असहमति दिखाई जाती। पत्रकार सत्ता से सवाल नहीं करते। पत्रकार नहीं पूछते कि डॉक्टर कफील पर NSA क्यों लगाया गया। पत्रकार नहीं पूछते कि JNU हिंसा के आरोपी आज तक पुलिस के द्वारा क्यों नहीं पकड़े गए। पत्रकार नहीं पूछते कि केंद्र के पास दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स और इंटेलिजेंस होने के बावजूद भी दिल्ली के दंगे कैसे भड़क जाते हैं। पत्रकार ये भी नहीं पूछते कि क्या नमस्ते ट्रंप का आयोजन दिल्ली दंगे और कोरोना की रोकथाम से ज्यादा जरूरी था। रिजल्ट ये हुआ कि कोरोना वायरस जैसी महामारी को रोकने के लिए लोग बेवकूफ बनकर थाली बजाते रहे और लोगों की जिंदगी और थाली की रोटी कब गायब हुई पता ही नहीं चला। देश में 13 लाख कोरोना पीड़ितों का होना अब हमारी नींद नहीं उड़ाता। हमारे सैनिकों का बलिदान अब हमें दिन रात परेशान नहीं करता। दिल्ली दंगों के आरोपियों को सजा ना हो पाना भारत के लिए आम बात हो गई है। कमाल की बात यह है कि सत्ता का दुरुपयोग पहले रुलाता था, पर अब मजा देता है। मैंने
अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय, केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत। पर कौन जाने कोरोना, भूख या देशद्रोह का अगला शिकार आप या मैं बन जाऊं। जागते रहिए, सजग रहिए। जय हिंद, जय भारत।